भारतीय राजनीति में सबसे खतरनाक लड़ाइयां कभी संसद में नहीं लड़ी जाती, ये लड़ी जाती हैं फाइलों में, नियुक्तियों में, टिकटों में और चुप्पी में। मोदी का दौर अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सवाल है उत्तराधिकारी का। मोदी के बाद बीजेपी पर कंट्रोल किसका होगा? एक तरफ है अमित शाह, चुनावी मशीनरी के इंजीनियर, सत्ता के गणितज्ञ, मॉडर्न डे चाणक्य, जो आंकड़ों से देश चलाना जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ, जिनके पास सड़कों से उठी राजनीति, भीड़ का उन्माद और हिंदुत्व की खुली चुनौती। ये टकराव सिर्फ दो हस्तियों का नहीं, बल्कि ये टकराव है डेटा वर्सेस जनभावना का, दिल्ली वर्सेस लखनऊ का, मैनेजमेंट वर्सेस मास अपील का। 2017 में जब दिल्ली ने एक मुख्यमंत्री तय किया तो यूपी ने उसे नकार दिया। उसी दिन अमित शाह को एहसास हो गया था कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र पावर सेंटर है। और एक चैलेंज दिल्ली तक पहुंचा कि यूपी को दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता। एक बार फिर 2024 में अमित शाह ने कहा कि यूपी को मैं चलाऊंगा, और योगी के लोगों के टिकट काट दिए। लेकिन यूपी की जमीन योगी के पास थी। जहां अमित शाह के पास संगठन है, संसाधन है, पूरा सिस्टम है, वही योगी आदित्यनाथ के पास वो है जिसे कोई चुनाव खरीद नहीं सकता। और अब 2027 नजदीक है और ये जंग अपने सबसे घातक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जब सत्ता के शिखर की बात होती है तो राजनीति में छिपी हुई दरारें सामने आने लगती हैं। आज बीजेपी में भी यही हो रहा है। नरेंद्र मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल अब काल्पनिक नहीं रह गया। ये सवाल बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा तनाव बन चुका है। इस रेस में बीजेपी के दो दिग्गज सबसे ऊपर हैं। एक है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यह टकराव सिर्फ पद की महत्वाकांक्षा नहीं है, ये दो अलग अलग राजनीतिक सोच, दो अलग अलग पावर स्ट्रक्चर और दो अलग अलग भविष्य की लड़ाई है। एक तरफ अमित शाह, जिन्हें बीजेपी का आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, एक शांत राजनीतिक, आंकड़ों और माइक्रो मैनेजमेंट पर भरोसा करने वाले। दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ, भगवा वस्त्र में संत से मुख्यमंत्री बने नेता, जिनकी राजनीति सीधी, खुली और आक्रामक और कट्टर हिंदुत्व वाली सोच। दिल्ली के पावर सर्कल में लंबे समय से यह चर्चा है कि अमित शाह योगी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदर एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर बनते जा रहे हैं। उनकी रैलियों की भीड़, आरएसएस से नजदीकी और हिंदुत्व की खुली भाषा उन्हें पार्टी के कैडर में खास बनाती है। वहीं दूसरी तरफ शाह ने पार्टी की पूरी चुनावी मशीनरी खड़ी की, बूथ लेवल मैनेजमेंट से लेकर माइक्रो प्लानिंग और गठबंधन की राजनीति तक। वहीं भगवा वस्त्र पहनने वाले योगी आदित्यनाथ, जिनको बाहरी की तरह देखा जाता है, जो एक संत से मुख्यमंत्री बने, जो अपनी सीधी, सपाट और कठोर छवि से सीधे जनता से जुड़ते हैं। और यही चीज उन्हें शाह से अलग ले जा सकती है। योगी ने यूपी को कानूनी व्यवस्था, बुलडोजर राजनीति और हिंदू गौरव के नैरेटिव से यूपी को मॉडल स्टेट बताया। वहीं शाह का खेल पर्दे के पीछे चलता, लेकिन योगी की राजनीति सड़कों और मंचों पर। मोदी के दौर में इन दोनों ने कभी खुले तौर पर यह टकराव नहीं दिखाया, लेकिन अंदर खाने ही ये जंग लगातार चलती रही। अब जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का युग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही ये टकराव और तेज होता जा रहा है। हर एक नियुक्ति, हर एक चुनाव, हर एक प्रशासनिक फैसला अब एक प्रॉक्सी वॉर बनता जा रहा है। पार्टी के पुराने नेता डरते हैं कि इन दोनों का ये टकराव बीजेपी की एकता ना तोड़ दें, खासकर उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश कोई आम स्टेट नहीं, वो 80 सांसद देता है और दिल्ली की सत्ता की चाबी रखता है। तो आज इस राइवलरी की शुरुआत शुरू से करते हैं, जब योगी आदित्यनाथ 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, या फिर यूं कहें कि बगावत कर खुद बने थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। 403 सीटों में से 312 सीटें जीतकर पार्टी ने विपक्ष को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। लेकिन इस बड़ी जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शुरुआत में पार्टी हाईकमान की पसंद मनोज सिन्हा थे, एक सॉफ्ट स्पोकन टेक्नोक्रेट नेता, जिनकी छवि एक कुशल प्रशासक की थी। अमित शाह उन्हें एक सेफ ऑप्शन मानते थे, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चले और किसी तरह का स्वतंत्र पावर सेंटर ना बने। मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाना है, ये फैसला लगभग हो चुका था। यहाँ तक कि मनोज सिन्हा शपथ लेने से पहले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच गए थे। लेकिन तभी योगी आदित्यनाथ ने पूरा खेल बदल दिया, जो कि उस समय गोरखपुर के फायर ब्रांड सांसद और गोरखपुर मठ के हेड थे। ध्रुवीकरण वाली स्पीच और हिंदुत्व के लिए मशहूर योगी ने विधायकों के बीच समर्थन जुटाना शुरू किया और आरएसएस कैडर से सपोर्ट मोबिलाइज किए। मतलब बगावत पूरी तरह से हो चुकी थी। उन्होंने पूर्वांचल में अपने दबदबे का इस्तेमाल किया, जहां एक तरफ वो गोरखपुर मठ के हेड थे और मठ का नेटवर्क ठाकुरों और अपर कास्ट वोटरों पर असर रखता है, और दूसरी तरफ आरएसएस प्रचारकों से उनकी नजदीकी बढ़ चुकी थी। आखिरकार लखनऊ में एक मीटिंग होती है और तर्क दिया गया कि यूपी जैसे स्टेट में सिर्फ वही नेता सफल हो सकता है जो हिंदू वोटों को पूरी तरह से कंसोलिडेट कर सके। आरएसएस ने भी योगी की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और जमीनी पकड़, यानी कि योगी जी का जलवा, कैंपेन के दौरान ही देख लिया था। आखिरकार आखिरी वक्त पर फैसला पलट गया और यूपी के मुख्यमंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ। और यही पल अमित शाह के लिए एक झटका था। अंदर खाने ये कहा जाता है कि अमित शाह अभी तक उसी हाईजैक को भूल नहीं पाए हैं
यहीं से योगी आदित्यनाथ को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाने लगा जो दिल्ली की पसंद के खिलाफ जाकर भी सत्ता हासिल कर सकता है। फिर 2017 में ही और योगी जी ही के चलते नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच टकरार की खबरें भी सामने आने लगी। 2017 में भाजपा के सूत्रों ने नेशनल हेराल्ड को बताया कि अरुण जेटली, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ जेटली के कार्यालय में वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगियों की देर शाम मीटिंग हुई। उस मीटिंग का उद्देश्य था मोदी और शाह के बीच बढ़ते हुए मतभेद को दूर करना। और वो मतभेद क्या थे? मोदी जी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरों से उनकी बढ़ती हुई नजदीकी से नाखुश थे। उन्होंने बताया कि अमित शाह को केरल के अपने रोड शो के बीच से ही दिल्ली बुला लिया गया था, क्योंकि मोदी नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ केरल में चुनाव प्रचार करें। इसका मतलब नरेंद्र मोदी भी योगी जी को पसंद नहीं करते थे। खबरों के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से कहा कि 2002 में गुजरात दंगों के बाद उन्होंने अपने हिंदू हृदय सम्राट की छवि से छुटकारा पाने के लिए काफी संघर्ष किया है और हर जगह योगी की मौजूदगी उनकी उसी छवि को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने अमित शाह से कहा कि योगी आदित्यनाथ को गुजरात में भाजपा के मुख्य प्रचारकों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। आगे न्यूज सोर्सेज के मुताबिक मोदी ने अमित शाह से कहा कि विकास ही मुख्य एजेंडा होना चाहिए, क्योंकि इसी के दम पर 2014 में एनडीए सत्ता में आया है और क्योंकि 2019 नजदीक है, इसलिए हिंदुत्व को प्रमुखता देने से पार्टी की चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। और देखा जाए तो 2014 की बीजेपी की जीत का मुख्य एजेंडा हिंदुत्व नहीं था, बल्कि विकास था। काले धन को वापस लाना था, काला धन वापस आना चाहिए, पेट्रोल डीजल और महंगाई को कम करना था, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। भ्रष्टाचार की कमर तोड़नी थी। हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे। उस टाइम कांग्रेस में भ्रष्टाचार पीक पर था। चारों तरफ से कांग्रेस को भ्रष्टाचार के लिए घेरा जाता था। ये यूपीए सरकार का सबसे बड़ा घोटाला था। कॉमनवेल्थ, 2G, कोयला। इन बड़े स्कैमों, गिरते हुए रुपए की वैल्यू, कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। इन्हीं सब की बात करके नरेंद्र मोदी और बीजेपी सत्ता में आए थे। Where this man, 63-year-old Narendra Modi, is about to become one of the world's most powerful leaders. और इसीलिए नरेंद्र मोदी को डर था कि आने वाले 2019 के चुनाव में अगर हम हिंदुत्व को प्रमुखता देंगे तो पार्टी को चुनाव में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन सब से इतर योगी आदित्यनाथ का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अलग होते जा रहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड, स्लॉटर हाउसेस क्रैकडाउन, गोली का जवाब गोली से, माफियाओं की एक लिस्ट बनाई। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो वो तो जाएगा ही, उसके साथ साथ जाएगा उसका घर, उसका परिवार, उसकी प्रॉपर्टी भी। और इन सब के बाद योगी आदित्यनाथ बन चुके थे बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अब उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही थी और यही सीधा चैलेंज पहुंचता है दिल्ली में बैठे अमित शाह को। इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव योगी और शाह के टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण बन के सामने आया। यूपी में टिकट वितरण को लेकर दोनों खेमों में जबरदस्त खींचातान हुई। योगी ने जमीनी सर्वे के आधार पर कई स्थानीय नेताओं के नाम सुझाए, लेकिन दिल्ली से आई लिस्ट में उनके ज्यादातर नेताओं के नाम गायब थे। मतलब योगी के लोगों के टिकट काट दिए और अमित शाह ने अपने भरोसेमंद नेटवर्क और सेंट्रल पसंद उम्मीदवारों को टिकट दिए। कई जगह ऐसे उम्मीदवार उतारे गए जिनका जमीनी संपर्क कमजोर था। योगी के समर्थकों ने इसे जमीनी हकीकत से कटा हुआ फैसला बताया। फिर इसी से नाराज होकर योगी के समर्थन में ठाकुर समाज ने कई सारी मीटिंग्स की। यहाँ तक कि योगी जी कैंडिडेट्स के कैंपेन में भी शामिल नहीं हुए और जब रिजल्ट सामने आया तो वो बेहद चौंकाने वाला था। यूपी में बीजेपी की सीटें 2019 में जो 62 थी, अब वो गिरकर सिर्फ 33 रह गई थी। अयोध्या जैसी सीट का हारना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनवाकर बीजेपी ने इसे देश भर में एक चुनावी मुद्दा बना दिया था। वाराणसी में भी मोदी जी की जीत का अंतर काफी कम हो गया। जब पूछा गया तो योगी जी ने कहा कि सब कुछ अमित शाह संभाल रहे थे, कैंडिडेट से लेकर कैंपेन तक। यहाँ तक कि अमेठी जो इतनी महत्वपूर्ण सीट थी, उस पर भी योगी जी चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए और स्मृति ईरानी हार गई। कहा जाता है कि अमित शाह की योगी जी को उनकी कुर्सी से हटाने की एक कोशिश थी। अगर अमित शाह को एक बड़ी जीत मिल जाती तो योगी जी को वो सीएम की कुर्सी से हटा देते। ये बीजेपी के लिए एक चेतावनी थी, लेकिन योगी जी के लिए ये साबित करने का मौका था कि यूपी को दिल्ली से बैठकर नहीं चलाया जा सकता। और अभी हाल ही में इसी बढ़ते सत्ता संघर्ष के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत यूपी में वोटर लिस्ट की बड़े पैमाने पर सफाई की गई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक करीब 4 करोड़ नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। दिसंबर 2025 के आखिरी में जारी हुई ड्राफ्ट लिस्ट में सिर्फ 12.55 करोड़ वोटरों के नाम बचे। चुनाव आयोग का कहना है ये प्रोसेस मृत वोटरों, डुप्लीकेट नामों और स्थायी रूप से स्थान बदल चुके लोगों को हटाने के लिए थी। कागजों में एक नॉर्मल प्रशासनिक प्रोसेस लगती है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके राजनीतिक असर बहुत गहरे निकले। सबसे चौंकाने वाला बयान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया। पार्टी वर्कर्स की एक बंद बैठक में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन नामों को हटाया गया है
उनमें से 85 से 90% बीजेपी समर्थकों के हैं। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। ये बयान अपने आप में विस्फोटक था, क्योंकि इससे साफ हो गया कि ये फैसला बीजेपी के लिए ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी अपना नुकसान क्यों करना चाहेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाए कि वोटर लिस्ट के साथ जानबूझकर हेरफेर किया गया है। उनका कहना था कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठा कि आखिर बीजेपी अपनी ही जमीन क्यों काटेगी, मतलब अपना ही नुकसान क्यों करेगी। चुनाव आयोग और प्रशासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये पूरा रिवीजन सेंट्रल डायरेक्टिव के दबाव में जरूरत से ज्यादा तेजी से किया गया। इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ा जो काम के सिलसिले में शहर या राज्य बदल चुके थे, लेकिन वोटर आईडी का पता अपडेट नहीं करा पाए। और यही वर्ग बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। छोटे किसान, मजदूर, लोअर मिडिल क्लास और शहरी नौकरी पेशा लोग। पूर्वांचल और अवध जैसे इलाकों में जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पहले ही कमजोर हो चुकी है, पूरे गांव के नाम काट दिए गए। योगी के खेमे में इसे दिल्ली की जल्दबाजी और जमीनी हकीकत से कटे फैसले के तौर पर देखा गया। इशारों में उंगलियां उठी गृह मंत्रालय और अमित शाह पर। इस घटना ने योगी अमित शाह की दुश्मनी को और तेज कर दिया। योगी जी खुद को एक आम वोटर की आवाज बनाकर पेश करने लगे, जबकि अमित शाह की छवि एक ऐसे नेता की बनी जो आंकड़ों में तो माहिर है, लेकिन जमीनी हकीकत से परे है। अब इसी महीने जनवरी 2026 में फाइनल वोटर लिस्ट आने तक ये सवाल बना हुआ है कि क्या ये बीजेपी का फैसला आत्मघाती साबित होगा या फिर योगी की ग्रासरूट ताकत इसे संभाल लेगी। बीजेपी के अंदर चल रही इस लड़ाई का एक और पहलू सामने आया। दिसंबर 2025 यानी अभी कुछ दिन पहले ब्राह्मण एमएलएज की एक बहुत बड़ी बैठक हुई। कहा जा रहा है कि ठाकुरों की उस मीटिंग के बाद से ही ब्राह्मण समाज को ये साबित करना था कि बीजेपी सिर्फ ठाकुरों से नहीं बल्कि ब्राह्मणों के योगदान से भी चलती है। अब पंकज चौधरी, जो योगी जी के सबसे बड़े राइवल्स में से एक थे, उन्होंने इस मीटिंग को अनुशासनहीनता कहा। पंकज चौधरी नाराज हो गए हैं। पंकज चौधरी ने बीजेपी विधायकों को सलाह के साथ चेतावनी भी दी, नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। पंकज चौधरी, जो योगी जी की ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतकर आज तक उन्होंने अपने पोस्टर पर अपने ही सीएम की एक भी फोटो नहीं लगाई, उनको अमित शाह ने यूपी का प्रेसिडेंट बना दिया। वहीं दूसरी तरफ बिजनेस पाठक, जो यूपी के डिप्टी सीएम हैं, वो योगी जी को बाईपास करके डायरेक्ट अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। हालात इतने खराब हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने ही राज्य के अंदर अपने मन पसंदीदा डीजीपी तक को भी अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल न आने की वजह से। 2024 के अंत में यूपी ने नए रूल्स लाकर स्टेट कमेटी से डीजीपी सिलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन 26 तक एक्टिंग डीजीपी से काम चल रहा है। यूपी में ही डीजीपी तय किया जाएगा, ये नई नियमावली के अनुसार किया गया है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि यूपी में आधा काम दिल्ली वाले करते हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ काम यूपी वाले करते हैं। मुख्यमंत्री से सब कुछ छीन लिया गया है, वो अपना डीजीपी तक नहीं बना सकते। यूपी में आधा काम दिल्ली वाले करते हैं और थोड़ा बहुत काम बचा यूपी वाले करते हैं। हमारे योगी मुख्यमंत्री तो जानते हो डेटा लेकर पड़ते हैं, जब उनसे सब कुछ छीन लिया गया है, वो अपना डीजीपी नहीं बना सकते। देश के हर स्टेट में उनके ही कंट्रोल के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वहीं योगी जी उनके इस चक्रियों से बाहर हैं। अमित शाह जी प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, लेकिन चुनाव हमेशा एक फेमस चेहरे पर लड़ा जाता है। इस चीज का एक बड़ा एग्जाम्पल हम प्रशांत किशोर से भी ले सकते हैं। जब वो पॉलिटिकल रणनीतिकार के तौर पर काम किया करते थे, तो उन्होंने उन स्टेटों में सीएम बनाए जहां उनके पास बेचने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट था, मतलब एक अच्छा पॉपुलर चेहरा था। लेकिन जहां उनको जमीन से कुछ खड़ा करना था, वहां पर वो फेल हो गए। जैसे खुद अभी बिहार के इलेक्शन में बहुत बड़े नंबरों से हारे हैं। एक्चुअली प्रशांत किशोर पर हम एक डिटेल वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमने ये बात की है कि कैसे उसने गुजरात के एक सीएम नरेंद्र मोदी को एक प्रधानमंत्री का रूप दिया, उनकी छवि चमकाई और उनको एक बड़ी जीत दिलाई, और कई स्टेट के नेताओं से पैसे लेकर उनकी सरकारें बनवाई। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। फिलहाल अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। योगी जी अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं, और पॉपुलैरिटी कितना बड़ा रोल अदा करती है ये बीजेपी बखूबी जानती है। जैसे मोदी के नाम पर इनके सरपंचों तक के चुनाव लड़े जाते हैं, इनके सांसद, इनके एमएलए तक अपनी योग्यता, अपने मुद्दों पर बात नहीं करते। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो हमेशा 10 साल आगे का सोचते हैं, बल्कि मोदी करना स्टार्ट कर देंगे और कहते हैं मोदी जी है ना, हम जीत जाएंगे। देश के बाकी राज्यों में जहां अमित शाह का पूरा कंट्रोल रहता है, हर जगह अमित शाह के लोग बैठे हुए हैं, वो लोग डायरेक्ट अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं। अगर इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अभी अमित शाह हरियाणा के पंचकुला गए नायब सिंह सैनी से मिलने। उन्होंने वहां जाकर नायब सिंह सैनी की खूब तारीफें की और कहा कि नायब सिंह सैनी किसी से डरते नहीं हैं। नायब सिंह जी बैठे हैं, मैं तो कई बार सोचता हूं कि कहां से इनमें इतनी हिम्मत आती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक सीएम को किसका डर? उन्हें डर था हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का, जो खुद को सुपर सीएम कहते हैं, क्योंकि खट्टर के लोग हरियाणा के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, जैसे डीजीपी, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष,
मतलब हरियाणा पर खुद को सुपर सीएम कहने वाले खट्टर जी का कंट्रोल था और नायाब सिंह सैनी को डमी सीएम कहते थे। वो लोग बोलते हैं कहा ये डम्मी मुख्यमंत्री है। उनका मानना था कि सीएम कोई भी हो, सरकार हम चलाएंगे। और मनोहर लाल खट्टर अमित शाह के आदमी नहीं थे, वो डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे नरेंद्र मोदी को, क्योंकि खट्टर नरेंद्र मोदी के कैडर के आदमी थे। मनोहर लाल खट्टर नरेंद्र मोदी के साथ संग से ही साथ हैं। तो अमित शाह का पंचकुला जाकर नायाब सिंह सैनी का ये कहना कि ये किसी से डरते नहीं है, ये सीधा दिखाता है कि अमित शाह का हरियाणा की गवर्नमेंट पर कितना इन्फ्लुएंस है। और अमित शाह का कंट्रोल सिर्फ हरियाणा पर ही नहीं बल्कि बीजेपी के संगठन और संसाधन और पूरे सिस्टम पर है। और नरेंद्र मोदी की जगह वो ले सकता है जो पूरे बीजेपी को कंट्रोल कर सकता हो। मतलब अमित शाह का रास्ता साफ है, लेकिन उनके सामने जो नेता है वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि खुद में एक ब्रांड वैल्यू है। और ब्रांड वैल्यू किस तरह काम करती है ये आपको मोदी जी के एग्जाम्पल से समझ आएगी। जब मोदी गुजरात के सीएम थे तो पीएम के दावेदार होने से पहले बीजेपी के बड़े नेताओं को ऑब्जेक्शन था, जिनमें पार्टी हेड अडवाणी जी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सुषमा जी, ये सब लोग नाखुश थे। लेकिन तब तक नरेंद्र मोदी इतना बड़ा कद बन चुके थे कि उनको डिनाई नहीं किया जा सकता था और आखिरकार नरेंद्र मोदी को उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। सेम चीज लागू होती है योगी जी के साथ। वो खुद में एक ब्रांड वैल्यू है, वो पॉपुलर हैं, वो एक जाने माने चेहरे हैं और इसके साथ साथ उनके पास आरएसएस की बेकिंग भी है। योगी जी के साथ आरएसएस भी खड़ा है। अब जब बीजेपी एक सेम पॉलिटिक्स खेलना चाहती है, वो जातियों को साथ लेकर चलना चाहती है, क्योंकि वो अयोध्या हार चुके हैं, उन्हें एनडीए की सरकार बनानी पड़ी है, सेंट्रल जाति जनगणना के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन योगी जी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अलग है। यूपी में कोर हिंदू मुस्लिम, कोर ध्रुवीकरण वाली राजनीति। और अब 2027 यूपी असेंबली इलेक्शन नजदीक आने पर अमित शाह और योगी की ये राइवलरी अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है। इनकी ये टक्कर और तीखी देखने को मिल सकती है। खैर, आपको क्या लगता है मोदी जी की जगह कौन ले सकता है? कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।